वेलकम टू बीपीएससी मेकर। बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 19 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस वीडियो श्रृंखला की बात करें तो ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप इस श्रृंखला को फॉलो करेंगे तो निसंदेह आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो ऐसे में प्रीवियस वीडियो जो आपका छूट चुका है आप उसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहां से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। यहां से संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, लेकिन पुनः आपको बता दूं कि इसरो जो है ये भारत की जो कह सकते हैं एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि सुपार्को की बात करें तो ये पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। रॉस कॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि बात करें हम नासा की तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये सारी बातें हमने कई बार आपको बताया है। ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन की कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉच एंड नाउ का विमोचन किया गया। एक प्रकार का एक बुक है जिसमें फोटोग्राफ्स का संकलन किया गया है। अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के विस्तृत एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध छायाकारिणी की फोटोग्राफर एवं पद्मश्री से सम्मानित रघु राय एवं उनकी धर्मपत्नी लेखिका श्रीमती उषा राय जी द्वारा बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन की कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वॉच एंड नाउ का विमोचन किया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो फोटोग्राफ्स संकलन है इसका तो नाम है बिहार दैट वॉच एंड नाउ, लेकिन यहाँ पर ये कॉफी टेबल बुक क्यों लिखा गया है? बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये आखिर है क्या। देखिए, कॉफी टेबल बुक वैसे मतलब संकलन को कहा जाता है, वैसी पुस्तकों को कहा जाता है जो मुख्य रूप से किसी होटल रेस्टोरेंट आदि में रखा जाता है। इसका एक मेन पर्पस ये होता है कि जो भी विजिटर वहां पे विजिट करते हैं तो जो मतलब वेटिंग पीरियड में, मान लीजिए कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो इस दौरान वेटिंग पीरियड में जो मतलब कर सकते हैं वो बुक जो रखा होता है एक प्रकार से देखने के लिए रखा रहता है। तो इसका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विजिटर बोर ना हो ऐसी पुस्तक टेबल पर रखा जाता है। और ऐसी पुस्तकों को जिसमें खास करके कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों का मतलब संकलन होता है, फोटोग्राफ्स होते हैं, उसे ही कॉफी टेबल बुक कहा जाता है। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे। और अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया किनके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। और अगर हम बात करें इस पुस्तक के रचयिता कौन है तो इसके रचयिता है रघु राय और उनकी धर्मपत्नी लेखिका उषा राय जी। और यहाँ पे कई सारे संबंधित तथ्य हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, जैसे कि रघु राय को 1972 में बांग्लादेश युद्ध पर उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत की चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया है भारत के सर्वोच्च सम्मान के बारे में, कि भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। और वहीं पे हम अगले पॉइंट पे चलें तो हमारा अगला पॉइंट है इस साल 2023 में 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन पद्म अवार्ड में बात करें तो 6 लोगों को पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। इस साल 2021 में कुल 106 हस्तियों का चयन किया गया था पद्म पुरस्कारों के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पर यह होगा कि इस बार बिहार के 3 हस्तियों को, जिनमें कि कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में, सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में और आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। तो 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को जो पद्म अवार्ड मिला, इनमें बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी हमने एक पोस्ट के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पे दिया था, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करें। ये तमाम जो कर सकते हैं पोस्टर होते हैं, जो इमेज होते हैं, वो आपके साथ साझा किया जाता है।
तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से पद्म पुरस्कार की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि बिहार को पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। ये बिहार के इतिहास का पहला पद्मश्री पुरस्कार है जो कि 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। अब तक की बात करें तो अब तक कुल 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च 2023 से और इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हमने लिखा, ये एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रश्न जो यहाँ पर होंगे सभी का आपको विस्तृत एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के भी माध्यम से मिलेगा और साथ ही साथ ये आपके लिए ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध है बीपीएससी मेकर ऐप पर। तो समय रहते हुए आप इसे ज्वाइन करें, अभी एक ऑफर इसमें चल रहा है और ऑफर पीरियड में अगर ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको 69 बीपीएससी कोर्स के अंतर्गत बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया। ये तमाम नोट्स इसमें मिलेंगे जिसमें आपका टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, संपूर्ण बिहार जीके, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आदि सम्मिलित होगा। सिलेबस आधारित नोट्स की बात करें तो सिलेबस आधारित नोट्स में आपको ये तमाम नोट्स इसमें मिलने वाले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाली है। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिए, हजारों विद्यार्थी इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राजेंद्र नगर पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बताएं कि बिहार के किस जिले में उनका जन्म हुआ था। तो हाल ही में जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि किस जिले में उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के 22वें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर में एक नवनिर्मित पार्क में स्थापित शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। जुब्बा साहनी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1906 में मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने के चैनपुर गांव में एक निर्धन मल्लाह परिवार में हुआ था। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी मतलब शहीद हैं, खास करके बिहार की बात करें, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, जैसे कि एक प्रश्न बहुत कॉमन रूप से पूछा जाता है, बात हुई यहाँ पर राजेंद्र नगर की, तो ऐसे में अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। जबकि हम बात करें बिहार में राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार में मुरली भरावा गांव में हुआ था। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के चैनपुर गांव में एक निर्धन मल्लाह परिवार में हुआ था। इस तरह से आप डीप में भी जाके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना और सारी बातों को कॉपी में जरूर नोट करना है। अगले पॉइंट की बात करें तो वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लुइस वालर को आग में झोंक दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1944 में लगभग 2 वर्ष के बाद इन्हें फांसी दे दिया गया जुब्बा साहनी को। ये ध्यान रखिएगा, वे एक प्रकार से शहीद हो गए। अगला पॉइंट है कि जुब्बा साहनी के नाम पर मुजफ्फरपुर शहर में जुब्बा साहनी खेल स्टेडियम तथा पार्क बना है। साथ साथ बिहार सरकार ने 2009 में भागलपुर सेंट्रल जेल का नाम बदलकर जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल के नाम से कर दिया। और इसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि भारत सरकार ने भी इन्हें एक मतलब कह सकते हैं सम्मान की दृष्टिकोण से देखा और इसी दिशा में भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार ने 2001 में उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। ये ध्यान रखिएगा, संबंधित तथ्य एग्जाम में बन सकते हैं। अभी हाल ही में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर, पटना में राजेंद्र नगर में एक नवनिर्मित पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो टॉपिक स्टडी के अंतर्गत या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर ये पीडीएफ और साथ साथ इस वीडियो को आप देख सकते हैं निःशुल्क। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारे फैक्ट का यहाँ पर हमने निचोड़ आपके समक्ष रखा है। आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ है। बताएं कि यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी की बात करें तो कई बार हमने आपको जानकारी दिया है, ये इंडोनेशिया में स्थित है, यानी कि अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो ऐसे में ध्यान रखेंगे माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में बात करें तो इसमें लगातार समय समय पर विस्फोट होता रहा, किंतु 2006 से यह ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, अब ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में है। और अगले पॉइंट में बात करें, वर्ष 2010 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से 347 लोगों की जान गई थी। एक सरकारी डेटा है, 2010 में इस ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था 347 लोगों की जान गई थी।
और अगला पॉइंट है कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में है, ये विश्व का अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है पृथ्वी पर। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। और चूंकि यहाँ पर बात हुई इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया के बाली में अभी हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को 1 दिसंबर 2022 को G20 की कमान अगले 1 साल के लिए सौंपी है। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था पिछले वीडियो में, आई होप कि आपको याद होगा। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुनः फीफा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो जियानी इन्फेंटिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये फीफा के नए अध्यक्ष पुनः से चुने गए हैं एक और कार्यकाल के लिए। ऐसे में यहाँ से आपको बता दूं कि हाल ही में 16 मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो, जो कि पुनः एक और कार्यकाल के लिए फीफा का अध्यक्ष चुना गया, अर्थात उनका कार्यकाल अब जो होगा ये वर्ष 2027 तक का रहेगा। और ऐसे में यहाँ से संबंधित तथ्यों की बात करें तो उन्हें पहली बार 2016 में फीफा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर फीफा के बारे में है कि फीफा का पूरा रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला पॉइंट है फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है कि 23वां फीफा विश्व कप जो कि 2026 में होना है, इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। 2 दिन पहले ही इसकी जानकारी हमने इसी सीरीज के अंतर्गत दिया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले साल फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आयोजन कतर में हुआ था, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस 22वें संस्करण का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया। संबंधित सारी जानकारी आपको याद होगा अगर डेली बेसिस पर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं। और भारत के दृष्टिकोण से फीफा की बात करें तो पिछली और एकमात्र बार 1950 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत क्वालिफाई किया था। और क्वालिफाई करने के पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि म्यांमार और फिलीपींस द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया था फीफा से। तो इस प्रकार भारत क्वालिफाई किया था पिछली और एकमात्र बार 1950 में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष यह यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। इस वर्ष भी 2023 में यह टीकाकरण दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो भारत में टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। अगला पॉइंट है यह दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। हालांकि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पूरे भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम, जो कि 2 बूंद जिंदगी की भी नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। लेकिन इससे 1 वर्ष पहले दिल्ली में ट्रायल मोड में था, जहां पर 12 लाख बच्चों को पोलियो की दवा दी गई थी। और इसका कह सकते हैं एक अभियान को, मतलब एक प्रकार से ऐसे देखें कि अभियान की सफलता को देखते हुए उसे पूरे भारत में कह सकते हैं लागू किया गया था। वहीं फिर अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वर्ष 2011 में अंतिम पोलियो मरीज मिला था। नवीनतम जानकारी के आधार पर 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वर्ष 2011 में अंतिम पोलियो मरीज मिला था। और बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त किया गया भारत को। किसके द्वारा? तो WHO द्वारा। अगला 6वां प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा निम्न में से कहां हाल ही में पहली मेथनॉल संचालित बसों को लॉन्च किया गया? तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों को लॉन्च किया है। और इस बस को अशोक लेलैंड ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि BMTC, नीति आयोग और इंडियन ऑयल कंपनी अर्थात IOC के सहयोग से बनाया है, यानी कि इसके सहयोग से निर्मित किया है इसे। बात करें हम यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग BPSC का एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में, खास करके BPSC की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बने हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। और आपको मैंने जानकारी दिया था नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से अगर बात करें नीति आयोग की, तो मौजूदा समय में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ये है नरेंद्र मोदी।
और इन बसों की बात करें तो ये सभी बसें 100% यानी कि 100% मेथनॉल से ही चलती है। और वहीं पे हम बात करें एथनॉल की, तो एथनॉल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार, और उस समय बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन, जबकि वर्तमान में है समीर कुमार महासेठ। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 69वीं बीपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है, उसी कोर्स में आपका बिहार जीके का नोट्स आदि इंक्लूड है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने कितने देश के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दिया है? तो अभी हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी आरबीआई द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 18 देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। अब ये वोस्ट्रो रुपया खाता क्या होता है, इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। एक्चुअली में दो प्रकार के खाते होते हैं बैंकों में, एक होता है नोस्ट्रो खाता, यानी कि इस कैटेगरी में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है नोस्ट्रो और एक होता है वोस्ट्रो। जो की बात करें हम यहाँ पर इन दोनों शब्दों की, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा और तुम्हारा, और यहाँ पे हम बात करें इन दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर बैंकों में ही किया जाता है। और अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिसंबर 2022 में कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जानकारी हमने आपको इसी सीरीज के अंतर्गत दिया था। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दिया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा इसे मान्यता दिया गया। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने 16 मार्च 2023 को औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना कि इस रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन, जो कि ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, उनके नाम पर ही रखा गया था। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है मैकमोहन रेखा। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा इसे मान्यता दी गई है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अतिरिक्त हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हमने लिखा कि मैकमोहन रेखा 1914 में अस्तित्व में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना, चूंकि यह भी खबरों में है तो यहां से प्रश्न बन सकता है। कुछ अन्य रेखा की बात करें जो कि महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे रेडक्लिफ रेखा, जो कि 1947 से अस्तित्व में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। अब यहाँ पर हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर ये जो रेड लाइन को देख रहे हैं, यही वो मैकमोहन रेखा है जो कि भारत की अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य, यानी कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। कुल मिला के इस रेड लाइन को आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी किया है? तो इसकी मेजबानी अभी हाल ही में किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता यानी कि 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट कंपटीशन का आयोजन हरियाणा की मेजबानी में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया, और ये तीसरी बार है जब हरियाणा द्वारा इसकी मेजबानी किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि इससे पहले हरियाणा में यह प्रतियोगिता 2013 में पंचकुला और 2002 में फरीदाबाद में आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 124 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो 95 पदक के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा 33 पदकों के साथ इस प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहा। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्हें भी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के उथल पुथल भरे दौर और यूक्रेन युद्ध के गंभीर प्रभाव के दौरान वित्तीय बाजारों का नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को भी हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। ये भी नोट कीजिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ये 2023 के लिए दिया गया है। अगले पॉइंट में बात करें, शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल की जगह पर आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। ये जानकारी कई बार हमने आपको दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता था। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड यानी कि केंद्रीय बैंक का पुरस्कार अपने नाम किया था 2015 में। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य साबित हो सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि स्काई टैक्स द्वारा हाल ही में जारी हवाई अड्डों की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की स्काई टैक्स की सालाना रैंकिंग में दोबारा से पहला स्थान हासिल किया है। जबकि बात करें भारत के दृष्टिकोण से, भारत का यानी कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। लेकिन वहीं पर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इस एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई। हालांकि एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना कि यह विश्व स्तर पर शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। शीर्ष 50 हवाई अड्डों की बात करें पूरे विश्व की तो शीर्ष 50 में शामिल होने वाला एकलौता भारत का हवाई अड्डा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। और रिपोर्ट के अनुसार कुल रैंकिंग में सुधार के साथ भारत 36वें स्थान पर है, जो कि पिछले साल भारत 37वें स्थान पर था। ये भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है? तो भी हाल ही में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया, फिर सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि INS द्रोणाचार्य यानी कि इंडियन नेवल स्टेशन द्रोणाचार्य को हाल ही में 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित अवार्ड प्रेसिडेंट कलर से नवाजा है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। इस अवार्ड का नाम है प्रेसिडेंट कलर। वहीं फिर अगले पॉइंट में बात करें तो यह असाधारण सेवा के लिए किसी यूनिट को भारत के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है, जो कि अभी हाल ही में INS द्रोणाचार्य को दिया गया। INS द्रोणाचार्य को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च 2023 से। हिंदी में आपके लिए उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन मोड में होगा। साथ ही साथ आप इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का लाभ उठा के इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात SIPRI द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप इसे जब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विस्तार पूर्वक लिखेंगे। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा।